नहरों की नौका कभी पार नहीं होता, लहरों की नौका कभी पार नहीं होता, मेहनत करने वालों के कभी हार नहीं होता। प्रिय छात्रों, आज के क्लास में हम लोग कक्षा 10 के हिंदी के पाठ 5 नागरी लिपि का सारांश सहित प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे आप लोग पहले यहाँ पर देख रहे हैं ये गुणाकार मूल्य जी हैं, जो कि नागरी लिपि के लेखक हैं। इनके बारे में कुछ यहाँ पे हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। क्या है कि गुणाकार मूल्य हिंदी के एक प्रसिद्ध लेखक थे। वो मराठी भाषी थे, परंतु उन्होंने 50 साल से भी अधिक समय तक हिंदी में लेखन किए थे, यानी लेख लिखे थे। गुणाकार मूल्य जी के बता दें, उनका जन्म जो है 3 जनवरी 1935 ईस्वी को महाराष्ट्र में हुआ था। सिंधु बुजुर्ग नाम के गांव में हुआ था। गुणाकार मूल्य जो थे प्रसिद्ध लेखक और राहुल साकृत्यायन के शिष्य थे। उनका जो है टीचर थे राहुल साकृत्यायन थे, शिष्य थे। गुणाकार मूल्य ने हिंदी में लगभग 3000 लेख लिखे हैं और अंग्रेजी में लगभग 2501। उनकी करीब 35 पुस्तकें भी हैं। तो इस तरह से यहाँ पे है इंट्रोडक्शन। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे। प्रिय दोस्तों, यहाँ पे कुछ संक्षेप में आपका लेखक परिचय है। यहाँ पे क्या है कि इस पाठ के लेखक गुणाकार मूल्य जी का जन्म आपको पहले भी बताए थे। यहाँ पे 1935 में महाराष्ट्र के अमरावती जिले के बुजुर्गा गांव में हुआ था। उनकी प्रमुख कृतियाँ क्या है, आपको ये जो है लेखक परिचय में आपको ये चीज़ दिखाने के लिए मैं यहाँ पर फिर से दिया हूँ कि अक्षरों की कहानी, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, ये सब इनका लेख है। ठीक है, कृतियाँ हैं। अंतरिक्ष यात्रा, अक्षर कथा, सौर मंडल, सूर्य, नक्षत्र, लोक इत्यादि इनका जो है प्रमुख रचना है। उसके बाद इनका मृत्यु जो देखिए यहाँ पर सन 2009 ईस्वी में इनका जो है मृत्यु हो गया था। मूल्य जी के मृत्यु हो गई। यह निबंध भारतीय, अब देखिए ये हम बात करते हैं यहाँ पर जो है गुणाकार मूल्य जी का ये नागरी लिपि है, ये कहाँ से लिया गया है। तो ये जो है यह निबंध भारतीय लिपियों की कहानी नामक पुस्तक से लिया गया है। भारतीय लिपियों की कहानी नामक पुस्तक से लिया गया है और इस तरह से यहाँ पे निबंध है। तो आइए हम लोग इसका सारांश देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए नागरी लिपि का पाठ का यहाँ पे सारांश आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे सारांश में क्या है। अथवा ये क्वेश्चन देखिए आपको इस तरह से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए वो सारांश पूछेगा या फिर अथवा करके आपको यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन रह सकता है कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। तो दोनों बात एक ही है और आंसर यहाँ पर सेम होगा। क्या होगा आंसर कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियाँ देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आप लोग को पहले से भी पता होगा कि हिंदी का लिपि क्या है, हम लोग का देवनागरी लिपि है। और इसी तरह से आपका अगर संस्कृत का पूछा जाए तो यहाँ पे इंग्लिश का, तो इंग्लिश का लिपि क्या है, यहाँ पे आपका रोमन हो जाएगा और आपको उर्दू का फारसी लिपि होता है। तो इस तरह से होता है। यहाँ पे नेपाली, जेवाड़ी और मराठी लिपि भी नागरी में ही लिखा जाता है। देखिए यहाँ पे सारा नॉलेज आपको मिल जाएगा यहाँ पे कि जो भी भाषा नागरी लिपि में कौन कौन सी भाषा लिखी जाती है। नेपाली, जेवाड़ी और मराठी की लिपि भी नागरी ही है। द संस्कृत और प्राकृत की पुस्तक भी देवनागरी में ही प्रकाशित होते, यानी संस्कृत की लिपि भी क्या है, यहाँ पे आपका देवनागरी ही होता है। इस तरह से यहाँ पे गुजराती हफी भी देवनागरी से बहुत भिन्न नहीं है, यानी गुजराती हफी जो होता है एक तरह से वहाँ की भाषा होता है, वो भी है देवनागरी से भिन्न नहीं, अलग नहीं है। बंगाल लिपि भी प्राचीन नागरी लिपि का ही वहन है, यानी बंगाल का भी लिपि जो है क्या है, यहाँ पे बंगाली भाषा का भी लिपि नागरी लिपि का ही वहन है, यानी इसी का जो है वो जड़ है। इस तरह से यहाँ पे सच तो यह है कि दक्षिण भारत के अनेक लिपियाँ नागरी की भांति ही प्राचीन ब्राह्मणों से विकसित है। यहाँ पर इस तरह से आपका यहाँ पर है। तो यहाँ पर सारा चीज़ आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे 12वीं सदी की बात है, यानी 1200 वर्ष की बात है। श्रीलंका के शासकों के सिक्के पर भी नगई अवर मिलते थे। महमूद गजनबी, यानी महमूद यहाँ पे हो जाएगा महमूद गजनबी, मोहम्मद गोरी और अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह ने भी अपने नाम नागरी में खुदवाए थे, यानी अपना नाम जो है किस लिपि में, तो देवनागरी लिपि में खुदवाए थे। इस तरह से अकबर के सिक्के पे भी रामसिया शब्द आकत थे, यानी थे। इस तरह से यहाँ पे लगभग सभी राजे भी थे वो देवनागरी लिपि का ही यूज करते थे। तो इस तरह से यहाँ पे आपका सारांश जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। बहुत सारा यहाँ पे सारांश आपका यहाँ पे शॉर्टकट में हम लोग यहाँ पे बता चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका अब क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर एक एक करके क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देखते हैं। क्या है, लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है, यानी आपको बताना है कि लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है। तो यहाँ पर देखिए आंसर आपका सिंपल से हो जाएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग यहाँ पे 420 क्वालिटी को अपने हाई करके देखिएगा और रोटेट करके देखिए, तब आपको अच्छा से और साफ दिखाई देगा यहाँ पे। ठीक है, तो लेखक ने गुजराती, बंगला और ब्राह्मी लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया, यानी किससे संबंध बताया है, तो गुजराती, बंगला और ब्राह्मी लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है। तो इस तरह से आपका 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे तो इस तरह से आपको आंसर देना है। अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे,
देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? जी हाँ, देवनागरी लिपि में कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? तो यहाँ पे आपको पहले भी बताए थे कि देवनागरी लिपि में मुख्यतः नेपाली, मराठी, संस्कृत और बंगाली भी यहाँ तक लिखा जाता है और प्राकृत और हिंदी भाषाएं लिखी जाती है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि इन सभी, नेपाल का भी लिपि क्या होगा? देवनागरी होगा। मराठी का भी लिपि क्या देवनागरी होगा। संस्कृत का भी लिपि क्या होगा? देवनागरी होगा। तो इसलिए देवनागरी लिपि में ये सब लिखे जाते हैं, अपना हिंदी भी। तो चलिए इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका 3 नंबर क्वेश्चन है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुए हैं, उनके विवरण दे। देखिए नागरी लिपि के जो है शुरू में जो है यहाँ पे कहाँ प्राप्त हुआ था, तो यहाँ पे उत्तर है कि विद्वानों के अनुसार माना जाता है कि नागरी लिपि का आरंभिक लेख विंध्य पर्वत के नीचे ढक्कन प्रदेश से प्राप्त हुआ था। यानी विंध्य एक पर्वत है और उसके नीचे एक प्रदेश यानी एक छोटा सा देश का नाम है ढक्कन प्रदेश से प्राप्त हुआ था। ये विद्वानों के अनुसार माना जाता है कि नागरी लिपि का जो है शुरुआत जो है वहीं से हुआ था। ठीक है, ढक्कन प्रदेश से, याद रखिएगा ढक्कन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे है 4 नंबर क्वेश्चन है आप लोग के सामने में। हम लोग यहाँ पे 5 क्वेश्चन करने वाले हैं। नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि हो गए थे? आप लोग से रिक्वेस्ट है ये सारे क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, चूंकि ये सभी क्वेश्चन इस चैप्टर का जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर है नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी, तो यहाँ पर हो जाएगा कि ईसा की 8वीं और 11वीं सदियों में नागरी लिपि पूरे देश में व्याप्त थी, अतः उस समय यह सार्वदेशिक लिपि थी। तो इस तरह से यहाँ पे आपका आंसर होता है कि किस समय थी, तो 8वीं और 11वीं सदियों में नागरी लिपि पूरे देश में व्याप्त थी, यानी सभी देश में जो था यह लगभग मतलब स्थित था। तो इसलिए इसको जो है सार्वदेशिक लिपि माना। सार्वदेशिक मतलब सभी देशों में ये लिपि प्रचलित थे, यानी रहते उपस्थित थे, इसलिए इसको सार्वदेशिक लिपि कहते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन से भी पढ़कर भी आंसर निकाल सकते हैं। सार्वदेशिक का मतलब ये होता है सभी देशों में। ठीक है, अब हम लोग अंतिम और लास्ट क्वेश्चन आप लोग का 5 नंबर है यहाँ पे कि देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई। दोस्तों स्थिरता कैसे आई इस बात को आपको बताना है। तो यहाँ पे आंसर आपके सामने में यहाँ पे क्या हो जाएगा कि देवनागरी लिपि यहाँ पे करीब 2 सदी पहले यानी 200 साल पहले की बात है कि पहली बार देवनागरी लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तक छपने लगी। यानी इसका टाइप बन गया और इसमें क्या हुआ, पुस्तकें भी छपने लगे। इस प्रकार देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता आ गई और इस तरह से क्या हुआ, जब पुस्तक छपने लगे तो इसके जो है अक्षरों में क्या हुआ, स्थिरता आ गई और इसका अक्षर जो है स्थिर हो गई। तो इस तरह से यहाँ पे आज मैं आपको 5 सवाल इस क्वेश्चन से करवाया इस पार्ट से। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप लोग से एक विनती है कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि ऐसे वीडियो यहाँ पे रोज़ मिलते रहता है तो आपको उसका वीडियो भी उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाए। इसके लिए बगल में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, आप लोग हम मिलते हैं फिर से अगले किसी वीडियो में। तब तक के सभी लोग को बाय।